गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 103 और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन। इस प्रक्रम के लिए पिछले लेक्चर में आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो जननिक अंग है पुष्पीय पादपों का पुष्प, उसको स्टडी किया था। उसकी जनरल स्ट्रक्चर जो है, सामान्य संरचना का अध्ययन आपने किया था। अब आज इसमें हम बात कर रहे हैं स्टामन। देखिए, स्टामन जिसको आप कहते हैं पुंकेसर, ये पुंकेसर नर जनन संरचना जो एंड्रोसियम है, जो पुमंग है, उसकी इकाई संरचना है। स्टामन के साथ यहां माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी और साथ में आप कहेंगे पॉलन ग्रेन्स, परागकण, पॉलन ग्रेन्स, परागकण। तो ये देखिए पुंकेसर, ये आप कहेंगे लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम, और उसके अलावा आप कह सकते हैं पराग कण, पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? तो देखो, एंड्रोसियम जो है आपने क्लियर कर लिया था। इस एंड्रोसियम की यूनिट स्ट्रक्चर या इकाई संरचना स्टामन है, पुंकेसर है। ये इस प्रकार से आपको मिलेगा। इसमें एंथर, ये देखिए, ये स्टूडेंट्स एंथर हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया को होल्ड करते हैं। ये कनेक्टिव है योजी, और इस संरचना को आप कहते हैं फिलामेंट, पूतंतु। ठीक है? तो एंथर जो है, ये आप कह सकते हैं नोब लाइक, घुंडी-नुमा भाग है, नोब लाइक पार्ट। और इस नोब लाइक पार्ट में माइक्रोस्पोरेंजिया की प्रेजेंस होती है। लघु बीजाणुधानियां जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है? तो देखो, पुंकेसर मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना, मुख्यतया दो भागों से बना है। इसमें पहला भाग, ए पार्ट आप कहेंगे क्या हुआ, एंथर, और दूसरा आप कह दीजिए स्टूडेंट्स फिलामेंट। अब देखिए, इस एंथर जो है, इस एंथर का टीएस या ट्रांसफर सेक्शन हम लेते हैं। सीधा ही मैं यहां इसमें मेंशन कर देता हूं इसका टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट। तो एक बेसिक डायग्राम यहां सिर्फ मैं बना रहा हूं, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। इसमें ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी स्टूडेंट्स उपस्थित हैं। ठीक है? ये जो है वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। ठीक है? ये कंडीशन कैसी हुई, 4 हैं, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट लघु बीजाणुधानी जो है उसका चतुष्क आपको दिखाई देता है। तो यहां से मैं ये कहूंगा, जो एंथर है, ये एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। देखिए, एंथर
लोब 1, लोब 2। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलॉब्ड, द्विपालित, दो पाली हैं, लोब 1, लोब 2 एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। इसी को स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लोब 1 और लोब 2। लोब 1 जो है उसमें एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये इसको आप पोलन सैक भी कह सकते हैं, तो पोलन सैक लिख रहा हूं मैं। दूसरी माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक। तो ये देखिए, ये लेफ्ट लोब हुआ, जैसे लोब 1 जो है वो ये है, ये लोब 1 है फर्स्ट, और ये कह दीजिए सेकंड। बाइलोब्ड कंडीशन हो गई। इसी तरीके से इधर आप कहेंगे लोब सेकंड में भी दो पोलन सैक या दो माइक्रोस्पोरेंजिया, दो लघु बीजाणुधानी स्टूडेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, तो जो लोब है उसके लिए यहां वर्ड लिखा गया है पाली, द्विपालित, द्विपालित संरचना ये है। तो इसके बेसिस पे कह सकते हैं हम स्टूडेंट्स, कोई डाउट आपको नहीं होगा। लोब दो उपस्थित हैं, एक लोब और ये दूसरा लोब, तो इसके आधार पर आप ये कह सकते हैं ये जो है वो क्या हुआ, बाइलोब, लोब 1 एंड लोब 2। फिर देखो यहां टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हैं, 4 पोलन सैक्स। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो इसे आप कहेंगे चतुष्बीजाणुधानिक, बीजाणुधानिक। अब इसके लिए एक वर्ड लिखा जाता है डाइथीकस, स्टार लगा के आप लिख लें, डाइथीकस। अब ये डाइथीकस वर्ड को लेके कई कंफ्यूजन रहते हैं। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा है द एंथर इज बाइलोब्ड, लोब 1, लोब 2, कोई डाउट नहीं है, एंथर इज बाइलोब्ड, एंथर द्विपालित है। एंथर जो है वो क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये बाइलोब्ड है, लोब 1, लोब 2। एंथर द्विपालित संरचना है, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। द्विपालित होने के साथ साथ कहा गया ईच लोब हैविंग 2 थीका, प्रत्येक लोब में 2 थीका है। तो थीका क्या है, सेक, थीका इज इक्वल्स टू सेक। तो आप ये कहेंगे जो पोलन सैक है, दिस पोलन सैक इज इक्वल्स टू थीका। फिर स्टेटमेंट में कह रहा हूं, इंग्लिश का स्टेटमेंट दे रखा है, उसको अकॉर्डिंगली हम स्टेटमेंट डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी दिक्कत रहती है। वो कह रहा है, मैं लिख रहा हूं इंग्लिश में ही लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, देखना, एंथर इज बाइलोब्ड, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड। द एंथर इज बेसिकली बाइलोब्ड। वहां लिखा दैट इज ईच लोब हैविंग 2 थीका। ठीक है, प्रत्येक लोब या प्रत्येक पाली में 2 थीका, मतलब आप कह सकते हैं 2 पोलन सैक प्रेजेंट है। तो थीका को हमने किसके इक्वल माना, पोलन सैक के अकॉर्डिंग। तो जो डाइथीकस कंडीशन, ये डाइथीकस कंडीशन इस लोब के लिए कही गई है। स्टेटमेंट क्लियर है, लोब जो है वो डाइथीकस होता है। ओवरऑल जो एंथर है वो टेट्रास्पोरेंजिएट है। डाइथीकस होने का मतलब, लोब डाइथीकस होने का मतलब, ये लोब डाइथीकस होने का मतलब ओवरऑल जो है वो क्या हुआ, ये टेट्राथीकस। ठीक है, लेकिन इसको लिखा जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। तो डाइथीकस क्या है, द लोब इज डाइथीकस, द लोब इज डाइथीकस। जब स्टूडेंट्स इसका मैच्योरेशन होता है, और मैच्योरेशन के समय ये प्रस्फुटन में जाता है, ये आप ये कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो आप यहां से देख रहे हैं, इन माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये माइक्रोस्पोर्स जो है वो पोलन ग्रेन बना देते हैं। तो यहाँ जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम में आप ये कह रहे हैं पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, पोलन ग्रेन्स ये निर्मित कर देते हैं। तो जो पोलन ग्रेन यहाँ निर्मित होते हैं, वो पोलन ग्रेन परिपक्वन के बाद मुक्त होते हैं यहाँ से, जब इसका प्रस्फुटन होता है। तो जब वो मुक्त होंगे स्टूडेंट्स यहाँ से, उस समय इसका प्रस्फुटन होगा। तो प्रस्फुटन आप ध्यान रखें हमेशा यहाँ से होता है, ये स्ट्रोमियम स्ट्रक्चर होती है, ये खुलता इस डायरेक्शन में है। ठीक है,
इस डायरेक्शन में खुलता है, जैसे ऐसे प्रेजेंट है तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो आप देखो यहां भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये लोब है, अगर इस डायरेक्शन में खुलता तब तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है एंथर वो इन बिटवीन लोब्स खुलता है, जो पालियां हैं उन पालियों के बीच से प्रस्फुटित होता है, लेकिन ये इन बिटवीन लोब खुलने के बजाय इन बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया खुलता है। ये और ये एक ही लोब की माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, लेकिन इनके बीच से नहीं खुलता है, ये खुलता है यहां से। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड लोब की माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, और ये दोनों भी फर्स्ट और सेकंड दोनों लोब की माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। तो इसका मतलब ओपनिंग जो होती है इसकी, ओपनिंग या डाइसेंस प्रस्फुटन इसको आप बोलते हैं, प्रस्फुटन स्टूडेंट्स जो इसका होता है वो आप कहते हैं कहां से होता है, इन बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच से ये प्रस्फुटित होते हैं। ठीक है, तो फाइनल स्टेटमेंट आप ध्यान रखें, आप कहते हैं एंथर द्विपालित संरचना है, बाइलॉब्ड कंडीशन है, द्विपालित, कोई डाउट आपको नहीं होगा। ईच लॉब हैविंग 2 थीका, प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, डाइथीकस कंडीशन है। तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं वो टेट्रास्पोरेंजिएट हैं, चतुष्बीजाणुधानिक हैं, चतुष्क बीजाणुधानिक, अधिकतर आवृत बीजी पादप। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, एक्सेप्शन एक्सेप्ट मालवेसी। जो मालवेसी कुल के पादप हैं ये आप देखिए यूनिलॉब्ड कंडीशन होती है, ऑब्वियस है यूनिलॉब्ड कंडीशन अगर होगी तो टेट्रास्पोरेंजिएट के बजाय क्या होगा, बाइस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, 2 ही आप कह सकते हैं स्पोरेंजिया मतलब बीजाणुधानी यहाँ उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये हुआ स्टूडेंट्स एंथर जो है उस एंथर का बेसिक रेफरेंस। ठीक है, अब देखो हम इसके डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का जो कंटेंट है पहले उसको लेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इसमें एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। टॉपिक हमारा है स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी, और फाइनली आपको इसमें पढ़ना है पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में नर युग्मकोद्भिद के रूप में परिवर्तित होता है, लघु बीजाणुधानी। तो देखिए एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स डिस्कस जो हम कर रहे थे उसमें एक मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो एंथर है स्टामेन के स्ट्रक्चर में, ये आपने पढ़ा कि जो एंथर है एग्जैक्टली ये एंथर बाइलॉब्ड होता है, ये मैं सब क्लियर कर चुका हूं। एंथर कैसा होगा, बाइलॉब्ड, द्विपालित, बाइलॉब्ड द्विपालित है, द्विपालित होने के साथ साथ ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। ठीक है, फिर देखिए ये इसका फिलामेंट है। अब देखिए इसके फिलामेंट की जो कनेक्टिविटी है, इस फिलामेंट का जो जुड़ाव है, इसको आप कहते हैं पूतंतु, पूतंतु। इसका जो जुड़ाव है ये इसका प्रॉक्सिमल एंड, निकटस्थ छोर, और ये इसका आप कह सकते हैं डिस्टल एंड। तो दूरस्थ छोर की तरफ तो ये जो फिलामेंट है वो जुड़ता है एंथर से, और निकटस्थ छोर की तरफ से आप ये कह सकते हैं ये फिलामेंट किससे जुड़ता है, तो ये फिलामेंट या तो जुड़ेगा आप कहेंगे दलाभ संरचनाओं से, या फिर आप कह सकते हैं थैलेमस या पुष्पासन से संयुक्त या जुड़ा हुआ। ठीक है,
तो ये जो कंडीशन होगी स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को आप कहेंगे ये फिलामेंट की पोजीशन यहाँ फ्लावर में शो करेगा। इसको AIPMT 15 में पूछा गया। AIPMT पहले एग्जाम होता था नीट से पहले, तो उसमें इसको पूछा गया था। तो बहुत जनरल बात आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद देखो, लेंथ जो है, लेंथ ऑफ फिलामेंट, पूतंतु की जो लंबाई है, एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि इसमें भी वेरिएशन हो सकता है। तो पूतंतु की लंबाई में आपके पास दो स्थितियां हैं। एक स्टूडेंट्स होता है डायनेमस, इसको आप कहते हैं द्विदीर्घी डायडायनेमस। 2+2 की कंडीशन इसमें होती है, दो बड़े और दो छोटे। अगर आप ये कह रहे हैं पुष्प में स्टामन का नंबर, पुंकेसर की संख्या 4 है, तो दो पुंकेसर, ये पुंकेसर आप देखिए स्टामन, इसमें दो जो हैं वो क्या होंगे, बड़े, और दो हैं वो हो जाएंगे स्टूडेंट्स छोटे। और इसका एग्जाम्पल साल्विया हम पढ़ते हैं। साल्विया में दो बड़े और दो छोटे होते हैं। अगली कंडीशन आपके पास इसकी है टेट्राडायनेमस। इस टेट्राडायनेमस स्थिति को आप कहेंगे चतुर्दीर्घी। और चतुर्दीर्घी स्थिति में स्टूडेंट्स होगा 4+2, अर्थात 4 बड़े स्टामन और 2 स्टामन जो हैं पुंकेसर, वो यहाँ होते हैं छोटे। और इसका एग्जाम्पल आपके पास है ब्रेसिकेसी फैमिली, या मस्टर्ड, सरसों में लिख देता हूँ। ये स्थिति स्टूडेंट्स यहाँ देखने को मिलती है, डायडायनेमस और टेट्राडायनेमस। ये मॉर्फोलॉजी के रेफरेंस का भी है, मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके काम का है। ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आपने पढ़ा, एंथर द्विपालित होता है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है। द्विपालित होने के साथ साथ ही ये आप कह सकते हैं चतुष्क या चतुष्बीजाणुधानिक, चतुष्क बीजाणुधानी लिख दिया है मैंने, 4 बीजाणुधानियां हैं। लेकिन मालवेसी एक एक्सेप्शन आप पढ़ चुके हैं। मालवेसी एक अपवाद है जिसमें बीजाणुधानियों की संख्या 2 ही होगी, और साथ में आप कहेंगे यूनिलोब्ड कंडीशन स्टूडेंट्स वहां होगी। तो ये इस प्रकार से कुछ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स थे जिनको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। आप ध्यान रखें, डायडायनेमस द्विदीर्घी स्थिति साल्विया में है, और टेट्राडायनेमस कंडीशन जो है वो ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड में है। इसके बाद देखो डेवलपमेंट इसका कैसे होता है, एंथर का डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ स्टूडेंट्स? एंथर का डेवलपमेंट होने का मतलब यहां इस एंथर के अंदर आपको पता है क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो लघु बीजाणुधानियां जो हैं, इन लघु बीजाणुधानियों का परिवर्धन भी कैसे होता है, ये साथ साथ आप पढ़ सकते हैं। हमने इसका टीएस या ट्रांसफर सेक्शन देखा था। तो टीएस या ट्रांसफर सेक्शन में देखिए आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कस किया जिसमें आपने कहा ये इस प्रकार से जो है वो बीजाणुधानियों की उपस्थिति है। बीजाणुधानियां यहाँ उपस्थित हैं, 4 बीजाणुधानियां, ये स्थिति यहाँ आपने अभी डिस्कस की है। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस इसका क्या है, कैसे डेवलप ये होता है? देखो, सबसे पहले आप कह सकते हैं एंथर जो है वो एक मास ऑफ सेल्स या कोशिकाओं का समूह, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी संरचना विकसित जब होती है तो सबसे ऊपर बाहर उस पर अधिचर्म की उपस्थिति होगी। तो एक आप कह सकते हैं कोशिकाओं का पिंड या मास ऑफ सेल्स यहाँ था। ये जो कोशिकाओं का समूह या मास ऑफ सेल्स जो था, इस पर स्टूडेंट्स एपिडर्मिस की उपस्थिति। स्वाभाविक बात है, पादप में बनने वाली जितनी सारी संरचनाएं हैं, इन सभी संरचनाओं पर किसकी उपस्थिति पाई जाती है?
इन सभी संरचनाओं पर बच्चों एपिडर्मिस की उपस्थिति पाई जाती है। तो ये मास ऑफ सेल एपिडर्मिस या अधिचर्म से आवृत, ठीक है, मास ऑफ सेल्स ये है। अब इनमें से क्या होगा, देखिए जो सेल्स हैं उन सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा, कोशिकाओं का विभेदन होगा। तो जो मास ऑफ सेल्स है इसमें ही कुछ कोशिकाएं आर्किस्पोरियल सेल या प्रसूतक कोशिकाओं के रूप में विभेदित हुई। आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है, यहां जो स्टूडेंट्स मैंने लिखा है आर्किस्पोरियल सेल, ये क्या है, आर्किस्पोरियल सेल को आप कहेंगे प्रसूतक कोशिकाएं, ठीक है। तो आर्किस्पोरियल सेल और प्रसूतक कोशिकाएं यहां विकसित हुई। अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल है ये कहां विकसित होती हैं, तो अधिचर्म के ठीक नीचे की कुछ कोशिकाएं, देखो जैसे ऐसे मैं बना देता हूं, अधिचर्म के ठीक नीचे की कुछ कोशिकाएं आर्किस्पोरियल सेल या प्रसूतक कोशिकाओं के रूप में विभेदित हो जाती हैं। इसका मतलब आर्किस्पोरियल सेल का जो डेवलपमेंट था वो कैसा था, सब एपिडर्मल डेवलपमेंट कह सकता हूं, सब एपिडर्मल। आर्किस्पोरियल सेल की स्टूडेंट्स पोजीशन क्या है, सब एपिडर्मल। अब देखो आगे ये आर्किस्पोरियल सेल क्या करेगी, इस आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन या विभाजन होंगी तो दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी, एक प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरा स्टूडेंट्स आप कहेंगे यहां बनेगी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, स्पोरोजीनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो देखिए यहां आपके पास बनी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है, और दूसरा ये है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल हैं इनमें विभाजन से तीन प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये हैं स्टूडेंट्स मिडिल लेयर या मध्य परत की कोशिकाएं। उससे पहले आप एंडोथीसियम लिखें, एंडोथीसियम देन मिडिल लेयर। एंडोथीसियम जिसको अंतःथीसियम बोला जाता है, अभी डायग्राम में बनाऊंगा आपको और क्लियर होगा कहां कौन सी कोशिका बनी। तो प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो हैं इनसे एंडोथीसियम, अंतःथीसियम, इसके बाद आप कहेंगे इससे मिडिल लेयर या मध्य परत, और स्टूडेंट्स टैपिटम जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी की पोषक परत होती है, इनका निर्माण होता है। ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका से बनी। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो हैं वो सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल द्वितीयक बीजाणुजन कोशिका में परिवर्तित होते हुए फाइनली एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पीएमसी पोलन मदर सेल बना देती हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स बन रही हैं यहां लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। इस लघु बीजाणु मातृ कोशिका में डिवीजन होगा, विभाजन होगा। तो देखो अब तक आप ये क्लियर कर चुके हैं, प्रसूतक कोशिकाएं विकसित हुई। तो ये जो मास ऑफ सेल्स था ये 2n था, द्विगुणित था। आर्किस्पोरियल सेल से प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो स्टूडेंट्स बनी, ये भी आप ध्यान रखें दोनों ही जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, द्विगुणित हैं, 2n सेल्स हैं। उसके बाद एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम ये जो बनी है, ये सारी कोशिकाएं या सभी आप कहेंगे द्विगुणितीय संरचना होती है। और फाइनली इधर भी जो एमएमसी और पीएमसी बनी है ये भी द्विगुणित संरचना है। तो अब आगे देखिए एमएमसी और जो पीएमसी है, इस पीएमसी एमएमसी में जो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कही जा रही है, इसमें स्टूडेंट्स रिडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली देखो, रिडक्शनल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, और जो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन यहां होता है उससे अल्टीमेटली यहां बनेगा
माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको बोलते हैं आप लघु बीजाणु चतुष्क। और ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है, ऑब्वियस है, इसकी प्लॉइडी या गुणिता क्या होगी, n। जो 2n सेल थी पीएमसी और एमएमसी, उसमें मियोसिस से माइक्रोस्पोर टेट्राड या लघु बीजाणु चतुष्क स्टूडेंट्स डेवलप हो गया है। अब देखो इसमें आगे की स्ट्रक्चर पे आते हैं, आगे डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे हुआ। तो स्टामेन के बारे में आपने पढ़ लिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है लघु बीजाणुधानी, उसकी डिटेल हम पढ़ रहे हैं कि वो कैसे बनी है, कैसे डेवलपमेंट हुआ। एंथर का डेवलपमेंट एक तरीके से हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो जो मास ऑफ सेल है, उस मास ऑफ सेल पे आपने कहा एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट होता है। ये एपिडर्मल लेयर मैंने पहले से यहाँ बनाई है। तो एक लेयर आपके पास यहाँ पहले से जो एग्जिस्टेंस में है वो कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस, ठीक है, अधिचर। इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे बनी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जिसमें से एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। तो एक तरीके से जो एंथर है, इसकी वॉल लेयर कितनी हुई, 4। एंथर की वॉल लेयर स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस फर्स्ट, एंडोथीसियम सेकंड, मिडिल लेयर थर्ड और टेपिटम 4, 4 लेयर हुई। और इधर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स डेवलप हो गई। तो देखो इसका अल्टीमेटली डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या रहा, ये मैं कह सकता हूं, ये तो देखो एपिडर्मिस रहा, ठीक है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे की जो कोशिकाएं थी, उसमें आपने कहा ठीक नीचे की जो कोशिकाएं हैं, ये 2 लेयर यहां आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो है ये तो होगी प्राइमरी पैराइटल सेल पीपीसी, और इसको आप कह सकते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल पीएससी, ठीक है। पूरा डायग्राम नहीं बनाकर एक साइड में इसको लिख देता हूं, जिससे हम सिर्फ इसको डिस्कस कर सकें, डिटेल आगे हम पढ़ रहे हैं इसकी, ठीक है। अब देखो जो पीएससी या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो फाइनली एमएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रही है, एमएमसी और पीएमसी। और इस एमएमसी और पीएमसी में स्टूडेंट्स रिडक्शनल डिवीजन हो रहे हैं। इधर जो प्राइमरी पैराइटल सेल हैं, ये प्राइमरी पैराइटल सेल क्या क्या बना रही हैं, ये देखिए डेवलप कर रही हैं 3 प्रकार की कोशिकाएं। एंडोथीसियम, ये एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस के ठीक बाद एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के ठीक बाद मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के बाद टेपिटम। ये फाइनल स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। तो देखो डेवलपमेंटल प्रोसेस में ये हुआ, जो क्रॉस सेक्शन है उसी में बना देता हूं मैं। स्ट्रक्चर थोड़ा प्रॉपर बनाना जरूरी है, जिससे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो भी प्रॉपर लगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए डेवलपमेंटल प्रोसेस में टीएस ऑफ एंथर हम देख रहे हैं। एंथर का स्टूडेंट्स ट्रांसवर्स सेक्शन आप देख रहे हैं, और जो टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का जो टीएस है या ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानियों की स्टूडेंट्स उपस्थिति होगी। ये देखिए,
तो देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन आपने कही थी पहले। अब इसमें एक तरफ जो है वो स्ट्रक्चर और लेयर्स को मैं बना देता हूं जिससे हम इसको डिटेल में पढ़ सकें। देखो ये सबसे बाहर स्टूडेंट्स इसमें एपिडर्मिस की उपस्थिति है। जैसा कि आपने कहा मास ऑफ सेल्स शुरू में डेवलप होता है और जो मास ऑफ सेल्स डेवलप होगा, कोशिकाओं का जो समूह एक उपस्थित होगा, उसमें उस संरचना में सबसे पहले बाहर एपिडर्मिस की उपस्थिति होगी। ऑब्वियस है उसमें अधिचर्म की उपस्थिति होगी। तो ये एक तरीके से आपने बना ली हैं अधिचर्मीय कोशिकाएं। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं हैं ये? अधिचर्मीय कोशिकाएं। इन अधिचर्मीय कोशिकाओं के ठीक नीचे स्टूडेंट्स आपने कहा था इनके ठीक नीचे एंडोथीसियम है। तो जो दूसरी परत है, अगली परत, वो आप कहेंगे एक सिंगल लेयर, एक ही परतीय संरचना होती है सामान्यतः, इसको आप बोलते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, ये लेयर है एंडोथीसियम। क्लियर? इससे बाहर लेयर स्टूडेंट्स थी एपिडर्मिस। ये था एपिडर्मिस। इसके बाद देखिए इसके अंदर की तरफ मिडिल लेयर या मध्य परत विकसित होती है। ये मिडिल लेयर या मध्य परत को अगर बच्चों आप देखें तो ये 2 से 3 परतें सामान्यतः होंगी, 2 to 3 लेयर्स। 2 से 3 परतों की उपस्थिति मिडिल लेयर के रूप में होती है। और फाइनली आपके पास अंदर की तरफ इसमें उपस्थित होगी टैपिटम। सबसे अंदर की तरफ जो परत इसमें उपस्थित होगी माइक्रोस्पोरेंजिया में, वो है टैपिटम। क्लियर? ये टैपिटम परत है। इस टैपिटम के अंदर की तरफ जैसा आपने पढ़ा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का स्टूडेंट्स फॉर्मेशन हो जाता है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एमएमसी, ये देखिए इसमें एमएमसी की उपस्थिति है। माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है ये डिवीजन या विभाजन करते हुए लघु बीजाणुओं को निर्मित करती है। लघु बीजाणु चतुष्कीय बनाती है। ठीक है, ये टैपिटम, ये टैपिटम परत है जो परिवर्धन की प्रक्रिया में आगे जाके बाइन्यूक्लिएट हो जाएगी। द्विकेंद्रकी संरचना के रूप में ये स्टूडेंट्स परिवर्धित या विकसित हो जाती है, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन। तो ये एक तरफ जो मैंने एक पोर्शन इसका बनाया है, इसमें आप माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी को देख सकते हो। ये हुआ मिडिल लेयर और ये देखिए टैपिटम है, पोषक परत। इसको आप कहेंगे ये हुआ माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम लिख सकते हैं, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, अब ये आपको डेवलपमेंटल प्रोसेस इसका पता है इसलिए इसको हटा देता हूं। डेवलपमेंटल प्रोसेस आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स सबसे बाहर एपिडर्मिस लेयर नंबर 1, उसके बाद एंडोथीसियम लेयर नंबर 2, मिडिल लेयर लेयर नंबर 3 एंड टैपिटम लेयर नंबर 4। ये आप कहेंगे एंथर की वॉल लेयर होती है। एनसीईआरटी ने ये लिखा है स्टेटमेंट, एंथर वॉल लेयर।
लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी है उनके साथ कितनी परतें विकसित होती हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी के परिवर्धन के साथ बच्चों 3 ही परतें विकसित होती हैं। एक तो टेपिटम जो लघु बीजाणुधानी की परत है, खुद टेपिटम के ठीक बाहर मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के ठीक बाहर एंडोथीसियम, क्योंकि एपिडर्मिस वहां पहले से प्रेजेंट था। देखो मैंने ये जो चार्ट बनाया है इसमें एपिडर्मिस को मैं पहले लाया हूं। एपिडर्मिस पहले से उपस्थित परत है, एपिडर्मिस प्रारंभ से उपस्थित परत है, तो एपिडर्मिस तो पहले उपस्थित थी। जब माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी बनी तो लघु बीजाणुधानी बनाने के लिए वहां साथ साथ 3 परतें विकसित हुई, और ये जो परतें हैं ये आपके पास रही। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया की परतें टेपिटम, मिडिल लेयर और एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के स्टूडेंट्स प्रेजेंस जो है वो पहले से आप कह सकते हैं वहां थी। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये कौन सी सेल है, देखो इसकी भी डिटेल लिख देते हैं। ये MMC या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। MMC की प्लॉरिडी 2n होती है, और इस MMC में डिवीजन से ही आपने कहा माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है। लघु बीजाणु चतुष्क जो है उसकी उपस्थिति यहां से आती है। ये जो होंगे वो कनेक्टिव टिश्यूज यहां होंगे। ट्रांसफर सेक्शन में अगर आप देखें तो यहां से आपको दिखाई देंगे कनेक्टिव। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड की भी प्रेजेंस होगी। ये मैंने पहले आपको बता दिया था, स्ट्रोमियम हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जहां से आप कहते हैं क्या होगी, यहां से आप कहिए ओपनिंग होगी, ओपनिंग ऑफ एंथर, एंथर यहां से खुलेगा। ये जो स्ट्रोमियम होती हैं ये हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, आर्द्रताग्राही संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो मैंने एक तरफ का एक पोर्शन बना दिया, अब बाकी आप बनाते रहें। अब इन्हीं की डिटेल हमें यहां पढ़नी है, तो आगे मैं इसी पे आ रहा हूं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उस माइक्रोस्पोरेंजिया की जो लेयर है वो पढ़नी है। उससे पहले एंथर बॉल लेयर्स, तो एक एक लेयर की डिटेल आपको यहां से स्टूडेंट्स पढ़नी है। डेवलप कैसे हुई ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो एक बात और क्लियर करो, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो रही है तो माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के टाइम क्या एक ही कोशिका परिवर्धन में भाग ले रही है या बहुत सारी कोशिकाएं परिवर्धन में भाग ले रही हैं? तो आप ये देखेंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनी हैं, तो इससे पहले देखो 4 आर्किस्पोरियल सेल डिफरेंशिएट हुई थी। तो एक तरीके से जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम एंथर आप पढ़ रहे हैं और इसमें आप कह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, इस माइक्रोस्पोरेंजियम का स्टूडेंट्स जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, डेवलपमेंट, इसका जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उस डेवलपमेंटल प्रोसेस में आपने कहा बहुत सारी सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं भाग लेती हैं, तो ये यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहा जाएगा। ये डेवलपमेंट या परिवर्तन कहा जाएगा यूस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, सिंगल सेल से डेवलप होता तो उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट आप कह देते। तो स्थिति आपके पास ये है, ये लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया, टाइटल लिख लें आप एंथर वॉल लेयर्स, एंथर वॉल लेयर्स, एंथर की भित्तीय परतें। ठीक है, एंथर वॉल लेयर में सबसे अंदर की तरफ मैंने बनाया है टेपिटम, टेपिटम के ठीक बाद आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, संरचनाएं हैं, मिडिल लेयर। ठीक है, ये मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर,
मिडिल लेयर के ठीक बाहर की तरफ यहां स्टूडेंट्स जो परत उपस्थित है उसको आप कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम परत की उपस्थिति है और एंडोथीसियम के ठीक बाहर इसमें उपस्थित है एपिडर्मिस। एंडोथीसियम के ठीक बाहर की तरफ उपस्थिति होगी बच्चों एपिडर्मिस की, एपिडर्मल लेयर। तो यहां से एपिडर्मिस, फिर से लेबलिंग एक बार मैं कर रहा हूं। ये जो एंडोथीसियम होती है देखिए इसमें अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स की प्रेजेंस होती है, ये इनका विशिष्ट लाक्षणिक गुण है। एंडोथीसियम, फिर इसके बाद मिडिल लेयर और मिडिल लेयर के बाद टेपिटम। इसके अंदर की तरफ आपको पता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डेवलप हो जाती हैं और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं ये डेवलपमेंट के बाद यहां से लघु बीजाणु चतुष्क बनाती हैं। ये यहां से डेवलप हो रही हैं स्टूडेंट्स MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल और ये है 2N सेल MMC। ठीक है, तो देखो वन बाय वन आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले लिखो आप एपिडर्मिस। टाइटल आप फिर से लिख लीजिए एंथर वॉल लेयर्स। एंथर की भित्ति परतें मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले एपिडर्मिस या अधिचर्म। देखो एपिडर्मिस या अधिचर्म क्या होगी, आप कह रहे हैं सबसे बाहरी परत है, सामान्यतः एक ही सबसे बाहरी, सामान्यतः एक परत, सामान्यतया एकल परत, एकल परत होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है वो ये है, ये होती है प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक। क्या होगी? प्रोटेक्टिव या फिर सुरक्षात्मक, सुरक्षात्मक परत होगी ये लेयर आप कह रहे हैं। अब देखो जैसे ही अंदर डिविजन होंगे, अंदर विभाजन होंगे, ये जो MMC है इस MMC में डिवीजन या विभाजन होता है और MMC में डिवीजन या जो विभाजन होता है वो होता है मियोसिस। और मियोसिस के होने से, डिवीजन या विभाजन होने से ये स्थिति आती है कि यहाँ MMC या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो टेट्राड या चतुष्क में परिवर्तित हो जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर इस माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी का आकार बढ़ेगा। जब इसका आकार बढ़ेगा तो उस स्थिति में ये जो बाहर की एपिडर्मिस परत है इसको भी इस आकार के साथ या बढ़ते हुए आकार के साथ अपने आप को समायोजित करना होगा। और अपने आप को जब ये समायोजित करेगी तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे ये भी डिवीजन शो करेगी। अब बताइए इसमें होने वाले डिवीजन किस प्रकार के होने चाहिए? तो देखो यहां सबसे बाहरी परत आपने कहा ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें डिवीजन हो रहा है, अंदर डिवीजन हो रहा है। तो सबसे बाहर वाली परत की मैं बात कर रहा हूं एपिडर्मिस की, कि एपिडर्मिस भी बढ़ते हुए आकार के साथ समायोजन करेगी। तो जब बढ़ते हुए आकार के साथ समायोजन ये करती है तब आप ये कहेंगे इसमें होने वाला डिवीजन इस एंगल पे होगा, क्योंकि यहाँ कोशिकाएं या नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ाया जा सकता है लेकिन परतों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है, एकल परत ही है। क्योंकि परत ये बाह्य परत ये संरचना देखिए ये है, ये सबसे बाहर वाली है और इसमें नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ सकती है। तो देखो ये कोशिकाओं की संख्या इसमें बढ़ जाती है लेकिन एक ही परत में वो सारी कोशिकाएं व्यवस्थित रहती हैं। इनको स्टूडेंट्स आप बोलते हैं अपनत विभाजन या अपनतिक विभाजन। ये अपनतिक विभाजन है, एंटीक्लिनल डिवीजन।
एंटीक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल डिवीजन या अपनतिक विभाजन में क्या हुआ, तो आपने कहा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि या बढ़ोतरी होगी, लेकिन परत निर्माण नहीं, किसी भी लेयर का या परत का निर्माण नहीं होगा। ये एंटीक्लिनल डिवीजन है। और ऐसा करने से आप ये कह सकते हैं ये क्या करती है, तो ऐसा करने से आप ये कह सकते हैं लघु बीजाणुधानी के बढ़ते हुए आकार के साथ, लघु बीजाणुधानी के बढ़ते हुए आकार के साथ समायोजन करती है। ये इस तरीके से समायोजन करती है, एडजस्टमेंट इस तरीके से करती है। हो गया, पहला लेयर है एपिडर्मिस। सेकंड पे आ रहा हूं मैं, दूसरा एंडोथीसियम। देखो बच्चों, एंडोथीसियम जो है, उस एंडोथीसियम का भी अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ये सिंगल लेयर ही होती है एंडोथीसियम, लेकिन इस एंडोथीसियम में जो एक विशिष्टता है वो ये है, इसमें अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स की उपस्थिति पाई जाती है। एंडोथीसियम जो है, इस एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स की उपस्थिति पाई जाती है। इस प्रकार से अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स इसमें उपस्थित होते हैं। ये देखिए, अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स, और ये जो अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स या पट्टिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं, ये स्टूडेंट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती हैं, आर्द्रता ग्राही संरचनाएं होती हैं। ये आर्द्रता ग्राही संरचनाएं हैं और ये मॉइस्चर या आर्द्रता ग्रहण कर जब प्रस्फुटन होता है उसमें सहायता करती हैं। एंथर के प्रस्फुटन में सहायक, जो एंथर है उसके प्रस्फुटन में ये सहायक होती है। ठीक है, तो एंडोथीसियम की बात हम कर रहे हैं जिसमें अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स की प्रेजेंस है। ठीक है, अब देखो, आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से टाइप के प्लांट्स में ये अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड उपस्थित होंगे और अनुपस्थित होंगे, तो सामान्यतः स्थलीय पादपों में इनकी उपस्थिति स्वाभाविक है, लेकिन जलीय पादपों में इनकी उपस्थिति नहीं होगी। तो आप लिखें जलीय पादपों, हाइड्रोफाइट्स, जलीय पादपों में अल्फा सेलुलोजिक बैंड्स, ये स्टूडेंट्स क्या होंगे, एब्सेंट, अनुपस्थित। ठीक है, ये एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे। इसके साथ ही आप कहेंगे क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं, देखिए, और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं इनको बोलते हैं हम अनुन्मिल्य पुष्प, अनुन्मिल्य पुष्प। और जो अनुन्मिल्य पुष्प होता है, ये अनुन्मिल्य पुष्प वो है जिसमें पुष्पीय कलिका कभी नहीं खुलती। आगे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, पुष्पीय कलिका नेवर ओपन, कभी नहीं खुलती है। जब कभी नहीं खुलेगी तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं वहां ओपनिंग के लिए या संरचना को ओपन करने के लिए किसी भी प्रकार की आर्द्रता ग्राही संरचना की आवश्यकता नहीं होती। तो ये होगा स्टूडेंट्स एंडोथीसियम। जब अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी में टेट्राड या चतुष्क का निर्माण हो रहा होता है, तब आप ये कह सकते हैं ये इसके साथ एडजस्ट करती है और ये अपना अधिकतम आकार उस समय ग्रहण कर लेती है। तो ये कौन सी परत हुई, सेकंड लेयर आपने कहा एंडोथीसियम। ठीक है, अब इसके बाद देखो थर्ड स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं,
ये सब हटा रहा हूं अब मैं। थर्ड लेयर की बात हम करेंगे। ये है आपके पास एक तरफ का डायग्राम ले देता हूं। थर्ड लेयर आपके पास है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, मध्य परत। देखिए मिडिल लेयर या मध्य परत क्या है? सामान्यतया 2 से 3 परतें, सामान्यतया 2 से 3 परतें, 2 to 3 लेयर्स स्टूडेंट्स ये होती हैं। 1 से 3 आपको लिखा हुआ मिल सकता है, यूजुअली 2-3 ही होती हैं। 1 2 3 लेयर्स ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई दोनों में दिक्कत वाली बात नहीं है। परिपक्वन के समय देखो ये क्या हो जाती है, डीजेनरेट। जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर परिपक्व होती है, तो परिपक्वन के समय ये डीजेनरेट हो जाती है। आप कहेंगे हास इसका हो जाता है हासित। परिपक्वन के समय ये हासित हो जाती है, इस परत का हास हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हुआ मिडिल लेयर। आप कहेंगे इसका काम क्या है? ये भी एग्जैक्टली प्रोटेक्टिव परत के रूप में बच्चों प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, अब हम सबसे अंदर वाली परत टैपिटम पे आ रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां है। और टैपिटम जो है, इस टैपिटम का फंक्शन है जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स हैं, उन माइक्रोस्पोर्स को, या विकसित होते हुए, आप कहते हैं विकसित होते हुए जो लघु बीजाणु हैं उनको पोषण प्रदान करना। इसको भी हटा देता हूं, इधर बना रखा है मैंने। जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स हैं उनको पोषण प्रदान करना। तो देखो फोर्थ है टैपिटम। इसमें आप लिखें लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी तथा एंथर की सबसे अंदर वाली परत, आप कह सकते हैं एंथर सबसे आंतरिक। ठीक है, जबकि माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसकी आउटर मोस्ट सबसे बाहरी परत। ऐसा ही हुआ, देखो ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इसकी सबसे बाहरी परत टैपिटम, और एंथर की अगर बात करें तो सबसे अंदर वाली परत टैपिटम है। ये न्यूट्रिटिव लेयर या पोषक परत कही जाती है। इसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं न्यूट्रिटिव लेयर, या ये फिर क्या है, पोषक परत है। ठीक है, साथ ही आप इसमें देखें ये इन स्पोरोजिनस सेल्स को, या जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, मैं लिख रहा हूं स्पोरोजिनस सेल्स, जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, को घेरे रहती है तथा लघु बीजाणु निर्माण के समय, लघु बीजाणु निर्माण के समय पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। ये आप कह सकते हैं जब लघु बीजाणु निर्माण चल रहा होता है तब ये पोषण प्रदान करती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी आपको क्लियर होना चाहिए, सामान्यतः प्रारंभिक स्थिति में आप कह सकते हैं प्रारंभ में एक केंद्रीय यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, लेकिन बाद में जाके स्टूडेंट्स ये क्या हो जाती है, परिपक्वन की स्थिति में
ये हो जाती है बाई न्यूक्लिएट, और डीएनए कंटेंट जो है वो इस कोशिका में आप कहेंगे बढ़ जाता है। तो बाई न्यूक्लिएट होते हुए ये अंततः पॉलीप्लॉइड कंडीशन दर्शाती है, पॉलीप्लॉइड या आप कहेंगे बहुगुणिता। पॉलीप्लॉइड कंडीशन ये क्या दर्शाती है स्टूडेंट्स? बहुगुणिता। ये बहुगुणिता दर्शाती है, ठीक है। पॉलीप्लॉइड ये हो जाती है। देखो टैपिटम जो है वो दो प्रकार की है। टैपिटम दो स्पष्ट प्रकारों में आप इसको विभेदित कर सकते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो टैपिटम है आवृत बीजी पादपों में, सॉरी ये टैपिटम परत दो प्रकार के स्टूडेंट्स, एक सिक्रेटरी ग्लैंडुलर और दूसरी अमीबॉइड। एक आप कहेंगे सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर स्रावी टैपिटम, ठीक है। दूसरा आप कहेंगे प्लाज्मोडियल अमीबॉइड, प्लाज्मोडियल या अमीबॉइड, अमीबिए, और इसको कहा जाता है इन्वेजिव, टूटने वाली ना, ये दूसरे प्रकार की परत है। तो ये दो प्रकार की टैपिटम परतें होती हैं, एक है सिक्रेटरी ग्लैंडुलर और दूसरा है प्लाज्मोडियल या फिर अमीबॉइड, अमीबिए, या इसको कह सकते हैं आप इन्वेजिव। तो देखो इनमें फर्क क्या है, ये आपने इधर सब नोट कर लिया हो तो ये मैं हटा के जो टैपिटम है उसी का डिस्क्रिप्शन अब लिख रहा हूं। हो गया होगा। तो आप कह रहे हैं दो प्रकार की टैपिटम है, एक अमीबॉइड है, अमीबिए है, दूसरा इन्वेजिव, सॉरी अमीबॉइड और इन्वेजिव है, और दूसरा ग्लैंडुलर और आप कहेंगे क्या है ग्लैंडुलर या फिर सिक्रेटरी स्रावी प्रकार की टैपिटम है। देखिए जो सिक्रेटरी या स्रावी है, फर्स्ट ए पे मैं आ रहा हूं, ये है सिक्रेटरी टैपिटम। टैपिटम और किस प्रकार की है? सिक्रेटरी। तो जब तक स्टूडेंट्स ये परिवर्धन चलता रहता है, जब तक ये डेवलपमेंटल प्रोसेस चलती रहती है, तब तक ये बनी रहती है। अर्थात इसकी जो वास्तविक स्थिति है, इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, ये ओरिजिनल पोजीशन आपको मिलेगी इसके डेवलपमेंटल प्रोसेस तक। जब तक डेवलपमेंटल प्रोसेस कंटिन्यू है, आप ये कहेंगे ये टैपिटम परत भी कंटिन्यू रहेगी। तो आप इसमें लिख सकते हैं परिवर्धन अवस्था तक, परिवर्धन अवस्था तक नियत रहती है। पहली बात सिक्रेटरी टैपिटम यहां परिवर्धन अवस्था तक नियत रहती है, मतलब इसमें जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चल रहा है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस है इसमें ये स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देगा। लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है वो लघु बीजाणु चतुष्क बना देगी। अब लघु बीजाणु चतुष्क बन जाएंगे, फिर ये मुक्त होंगे, इनका पोषण होगा, तब तक ये बनी रहेगी। इसको सिक्रेटरी टैपिटम या फिर आप कहते हैं स्रावी प्रकार की टैपिटम, ग्लैंडुलर टैपिटम, जो अंत तक बनी रहती है, ठीक है। फिर परिवर्धन अवस्था तक बनी रहती है, बाद में आप ये कह सकते हैं ये टूट जाती है, अंततः टूटकर लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। लघु बीजाणुओं को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। अंततः टूटकर लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। एक और बात आप लिख लें,
मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स, मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। हमें बच्चों एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में यही पढ़ाई जा रही है यहां, जो अंत तक बनी रहेगी। ठीक है, दूसरे टाइप पे हम आ रहे हैं। दूसरा है आपके पास है न्यूट्रिटिव लेयर या पोषक परत के रूप में प्लाज्मोडियल और अमीबोइड। ये देखो क्या होगा, परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में ही, परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में ही कोशिकाएं विघटित होती हैं। परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में ही कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं, कोशिकाएं टूट जाती हैं। और देखो टूटकर ये क्या करेंगी, ये जो स्पोरोजिनस सेल्स और टिश्यूज हैं इन पर पूरा अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उड़ेल देती हैं एक तरीके से। तो हम कहेंगे कोशिका द्रव बीजाणुजन उत्तकों पर फैल जाता है, बीजाणुजन उत्तकों पर फैल जाता है। स्टूडेंट्स, बीजाणुजन उत्तकों पर ये फैल जाएगा। और अब प्रत्येक स्पोरोजिनस सेल, प्रत्येक बीजाणुजन कोशिका को आवृत किए हुए होगा, घेरे हुए रहेगा और उसका क्या करेगा, पोषण करेगा, उसको पोषित करेगा। ठीक है, ये आप कहेंगे अमेबॉइड टैपिटम है या फिर इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियल टैपिटम। इसका एग्जाम्पल एक आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, आपके काम नहीं आना है ज्यादा। टाइफा, इसमें आप कह सकते हैं ये टैपिटम उपस्थित होती है। ठीक है, अब देखो इस टैपिटम परत से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कॉमन है। एक तो आपसे प्लोइडिस की पूछी जाती है, तो परिवर्धन के दौरान ये परिपक्व होकर टेट्राप्लॉइड कंडीशन शो करती है। जनरली आप ये कह सकते हैं ये द्विगुणित परत होती है। प्रारंभिक स्थिति में ये परत ऑब्वियस है कैसी होगी, 2n। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन और रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई का बनना। रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई फॉर्मेशन, प्रत्यानयन केंद्रक, इसको प्रत्यानयन केंद्रक बोलते हैं। तो रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई या प्रत्यानयन केंद्रक क्या है, इसकी देखो बिल्कुल बेसिक बात मैं लिख रहा हूं। प्रत्यानयन केंद्रक, आप कहिए कोशिका विभाजन में गई, एनाफेज तक विभाजित होने के बाद, तो यहां लिख रहा हूं मैं कोशिका एनाफेज तक विभाजित, और एनाफेज तक विभाजित जैसे ही कोशिका स्टूडेंट्स हो जाती है, एनाफेज तक विभाजन के बाद पुत्री गुणसूत्र एक ही केंद्रक झिल्ली द्वारा आवृत हो जाते हैं, केंद्रक झिल्ली द्वारा आवृत। तो इस कंडीशन में उसकी प्लोइडी भी चेंज हो गई और आप ये कह सकते हैं ये जो है वो किसका निर्माण हो गया, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई, या इसको हम बोलते हैं प्रत्यानयन केंद्रक का निर्माण। ठीक है, तो ये इसमें रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हुआ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब कुछ और इंफॉर्मेशन। लास्ट आपने लिखा रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई, प्रत्यानयन केंद्रक। अब इसके बाद में देखिए एक प्रोयूबिस बॉडीज, ये आपको कई बार लिखा हुआ मिलेगा, प्रोयूबिस काय, प्रोयूबिस बॉडीज, प्रोयूबिस काय। ये प्रोयूबिस बॉडीज और प्रोयूबिस काय क्या है, तो देखो जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, स्पोरोजीनस सेल्स, स्पोरोजीनस सेल्स कौन सी हैं, तो आप कहेंगे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर
जो सेल्स हैं वो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, ये सेल्स स्पोरोजिनस हैं, और आप ये जानते हैं ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो टेपिटम द्वारा आवृत होती है। क्लियर? इन स्पोरोजिनस सेल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जैसे स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, जो प्लांट सेल्स में डिक्टियोसोम्स कहे जाते हैं, डिक्टियोसोम्स। इसके अलावा स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, माइक्रोबॉडीज, तो ये सब स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट समेकित हो जाती हैं, एक साथ आती हैं, और ये समेकित होकर आप ये कह सकते हैं गोलाकार संरचनाएं बनाती हैं, गोलाकार संरचनाएं बनाती हैं। तो गोलाकार संरचनाएं जो हैं वो बनाती हैं, तो यहाँ आप कहेंगे ये जो गोलाकार संरचनाएं यहाँ जो निर्मित होती हैं इनको हम प्रोयूबिस्काय कहते हैं, प्रोयूबिस्काय स्टूडेंट्स इनको कहते हैं। और जो प्रोयूबिस्काय होगा वो मैच्योरेशन के टाइम में यूबिस्काय में परिवर्तित हो जाता है, यूबिस्काय में परिवर्तित हो जाता है। और जो यूबिस्काय है वो आप कहेंगे थिकनिंग ऑफ एक्साइन। जो पॉलन ग्रेन है उस पॉलन ग्रेन की बाह्य परत एक्साइन बनती है, उसकी थिकनिंग में स्टूडेंट्स ये काम आता है। तो ये आपको आगे मिल जाएगा, एक्साइन की बात हम करेंगे, पॉलन ग्रेन्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ये एग्जैक्टली क्या काम आता है, ठीक है। तो लास्ट आपने टेपिटम परत पढ़ी है। अब इस टेपिटम के फंक्शंस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फंक्शंस ऑफ टेपिटम, टेपिटम परत के कार्य एक एक करके लिखें आप, वन बाय वन। टेपिटम परत के कार्य, सबसे पहले तो आप ये कह सकते हैं पोषक परत है, इसका प्राइमरी फंक्शन यही है, पोषक परत है। तो पोषक परत है तो क्या करेगी, लघु बीजाणुओं जो किस में परिवर्तित होने वाले हैं, परागकण, या लघु बीजाणु जो परागकण में परिवर्तित होते हैं उनको पोषण प्रदान करती है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला और प्राइमरी फंक्शन इसका यही है। इसके अलावा सेकंड आप कह सकते हैं, देखिए जो टेपिटम परत है, ये टेपिटम परत आपने कहा स्पोरोजेनस टिश्यूज को या स्पोरोजेनस सेल्स को ये कवर करती है टेपिटम परत। और इस टेपिटम परत के बाद बाहर की तरफ मिडिल लेयर प्रेजेंट है, एंडोथीसियम प्रेजेंट है और एपिडर्मिस प्रेजेंट है। ये लेयर्स अभी हमने डिस्कस की हैं। तो किसी भी प्रकार के पदार्थ का स्थानांतरण अगर स्पोरोजेनस सेल्स तक होगा तो वो टेपिटम परत से होते हुए ही होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे स्पोरोजीनस सेल्स या जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं तक ऑल सब्सटेंसेज, आप कहेंगे सभी पदार्थ जो हैं ट्रांसफर थ्रू टेपिटम, ट्रांसफर थ्रू टेपिटम, टेपिटम के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं, टेपिटम के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। टेपिटम के द्वारा ही वो स्थानांतरित हो पाते हैं। मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू में अगर कुछ भी आएगा तो टेपिटम से होते हुए आएगा ना, क्योंकि देखो बाहर मिडिल लेयर है, उसके बाहर आपने कहा एंडोथीसियम की लेयर है, उसके बाहर एपिडर्मल लेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली सब कुछ टेपिटम के थ्रू ही आता है। फिर आप कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रहा हूं, ये कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स, प्रतियोगी प्रोटीन, इनको आप कहेंगे प्रतियोगी, ये प्रतियोगात्मक प्रोटीन्स, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पोलन किट,
पोलन किट, पराग किट जिसको आप कहते हैं, जो एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है मालवेसी का जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, बॉटेनिकल नेम बोला है मैंने, गुड़हल, चाइना रोज, अगर आप उसके मैच्योर एंथर को, परिपक्व एंथर को छूते हैं, टच करते हैं, तो आपके फिंगर टिप्स जो हैं, जो अंगुलियां हैं, वो पीली हो जाती हैं। तो आपके हाथ पीले करने के लिए जो उत्तरदायी है वो पोलन किट है। हाथ पीले किससे हुए? पोलन किट से हुए। और ये जो पोलन किट है, पराग किट, ये भी कौन प्रोवाइड करती है? टैपिटम। कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स, पोलन किट, और इसके अलावा स्टूडेंट्स स्पोरोपोलेनिन, ये एक रिजिड सब्सटेंस या दृढ़ पदार्थ है, प्रकृति का सबसे कठोर, रिजिड या दृढ़ सब्सटेंस, मोस्ट रिजिड सब्सटेंस जो है वो क्या है? स्पोरोपोलेनिन। तो जो स्पोरोपोलेनिन है वो पोलन किट और कॉम्पिटेबल प्रोटीन्स ये सब स्थानांतरित करते हैं, ये सब ट्रांसफर किए जाते हैं किसके द्वारा? आप कहेंगे टैपिटम के द्वारा। ठीक है, ये टैपिटम का ही फंक्शन है। कॉम्पिटेबल प्रोटीन, पोलन किट, स्पोरोपोलेनिन ये सब प्रदान करती है। और इन सब की उपस्थिति स्टूडेंट्स कहाँ होगी? पोलन ग्रेन पे। तो देखो ये द्विकोशिकीय अवस्था का पोलन ग्रेन सामान्यतः रिलीज होता है, मुक्त होता है, और इस प्रकार से इसकी एक्साइन और इंटाइन होती है। ये बाह्य जो लहरदार परत मैंने बनाई है, ये अतिरिक्त स्थूलन होता है पोलन ग्रेन पर, अतिरिक्त परत होती है, इसको एक्साइन हम बोलते हैं। तो ये सारे पदार्थों की उपस्थिति इस एक्साइन पर पाई जाती है, और वास्तविक कोशिका भित्ति इसमें अंदर की तरफ ये इंटाइन होती है। ठीक है, तो इस एक्साइन जो है, इस एक्साइन की थिकनिंग का काम भी टैपिटम करती है। तो अगला पॉइंट इन्हीं के आधार पर मैं लिख सकता हूं, टैपिटम क्या करती है? थिकनिंग ऑफ एक्साइन, थिकनिंग ऑफ एक्साइन ये टैपिटम करती है, या टैपिटम के कार्य में स्टूडेंट्स सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये फाइनली आपके पास टैपिटम के सारे फंक्शंस हुए। थिकनिंग के अलावा ये पैटर्निंग में भी रोल प्ले करती है, हेल्प करती है। एक और बात इसके साथ लिख लीजिए आप, पैटर्निंग ऑफ एक्साइन। ये कंप्लीट ये नहीं बनाती, हेल्प्स इन पैटर्निंग ऑफ एक्साइन। आप कहेंगे एक्साइन के प्रारूप निर्माण में सहायता करती है। जैसे अभी आपने पढ़ा था, जो प्रोयूबिस बॉडीज हैं वो यूबिस बॉडीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये यूबिस बॉडीज उपलब्ध करवा के, स्पोरोजेनस टिश्यू में भी होगा, ये टैपिटल सेल्स में हो सकता है, मतलब किसी भी कोशिका में, ये जो सब सब्सटेंसेज हैं, ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनका एग्रीगेशन या समेकित होकर ये गोलाकार पिंड सदृश संरचनाएं बनाते हैं। उनको हम यूबिस्काय, प्रोयूबिस्काय, फिर यूबिस्काय कहते हैं। और यही टैपिटम की, देखो मैंने पहले लिखा था, थिकनिंग में, मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं एक्साइन की थिकनिंग बढ़ाने में इनका रोल है, और ये एक्साइन की एक तरीके से पैटर्निंग या उसका जो प्रारूप है उसको निर्धारित करने में भी सहायता करती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी की जो परत है वो टैपिटम है। इस टैपिटम की डिटेल आपने पढ़ ली है, इसके टाइप आपने डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले हमने कहा एंथर की जो वॉल लेयर्स हैं वो 4 हैं, 4 वॉल लेयर्स ऑफ एंथर आर देयर। ये जो 4 परतें हैं, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स एपिडर्मिस था, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद में मिडिल लेयर, और फाइनली आपने पढ़ा टैपिटम। तो एक तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो एंथर की डिटेल स्टडी का आपने लेक्चर नंबर 103 में कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर नंबर 104 में मैं आपसे बात करूंगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। अब ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इन माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट करवाना है, और जो पोलन ग्रेन बन जाएगा, उस पोलन ग्रेन के बनने से लेकर उसके पूर्णतया परिपक्व और परिवर्धित मेल गैमेटोफाइट में बदलने तक की प्रक्रिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। एंजॉय द एम्ब्रियोलॉजी। थैंक यू।